हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट रिवीजन का वीडियो बना दीजिए, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का वन शॉट रिवीजन पढ़ते हैं। और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, MCQ हैं, उसकी भी मैं वीडियो बना करके इस पर अपलोड कर दूंगा। तो आइए इस चैप्टर को हम देखते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेशनलिज्म है क्या? इसको वैसे राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सम नेशन। यानी जब लोगों को लगने लगे कि वो सब एक देश का हिस्सा हैं, एंड बाउंडेड टुगेदर, और सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो नेशनलिज्म है। मतलब एक ऐसी फीलिंग है जब लोगों को ये लगने लगा है कि वे सब अपने देश के साथ प्यार के रिश्तों से बंधे हुए हैं, और उनके लिए जो उनका मुल्क होता है वही सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। तब ऐसी ही फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं। और उस वक्त इसी फीलिंग की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त जो राज था वो ब्रिटिश हुकूमत का राज था, और उस तानाशाही साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें एक ऐसी ही फीलिंग की ज़रूरत थी जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। वही फीलिंग नेशनलिज्म कहलाती है। तो आइए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारतीयों में जो उस वक्त जो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही थी, उसकी बदौलत कैसे हमने ब्रिटिश साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। ये बात उस वक्त की है जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी और एक वॉर चल रहा था जिसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये 1914 से लेकर के 1919 के बीच में लड़ा गया था। और इस वॉर में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक थी एलाइड पावर्स और एक थी सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में जो लड़ रहे थे एक साथ, उसमें एक तो रसिया था, ब्रिटेन था साथ में, अमेरिका था और जापान था, और भी कई कंट्रीज थे इसमें साथ में। और जो सेंट्रल पावर थी, इसमें जर्मन था, ओटोमन एम्पायर था, और ऑस्ट्रो हंगेरियन का जो कंट्री था, एरिया था, वो था। तो इस समय ये दोनों सेंट्रल पावर और लाइट पावर्स आपस में बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहे थे, जिसी को हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इफेक्ट किया उसने इंडिया पर, उसको हम पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, यानी कि उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर के 1919 के बीच में, तो उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट हुआ। इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। उस वक्त भारत में अंग्रेज थे और उनके हम लोग जो थे वो गुलाम बने हुए थे। तो उसमें उस जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका हम पर काफ़ी एक बुरा असर पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, यानी जाहिर है कि जब वॉर चल रहा है और वॉर में वेपन्स का भी इस्तेमाल होता है, सैनिकों का भी इस्तेमाल होता है, और भी सामान का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से जो रक्षा का मामला था, जो डिफेंस का मामला था, उसमें काफ़ी एक खर्चा हुआ। उस खर्चे की वजह से भारत कर्जे में डूबना शुरू हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि अब जब कर्जा हो गया तो उस कर्जे को कैसे ही तो इन्हें ख़त्म करना था। तो इन्होंने क्या किया कि कस्टम ड्यूटीज़ इन्होंने बढ़ा दी, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी इन्होंने, और नए जो टैक्स थे उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी नए टैक्स, यानी न्यू टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज टू फाइनेंस इंक्रीजिंग वॉर एक्सपेंडिचर। यानी कैसे ही उनको जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उसको बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को, नए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक से हमारे पास आए और उस कर्जे को हम ख़त्म करें। अच्छा, दूसरा ये तो था ही, फिर जो प्राइस ऑफ गुड्स थे, जो भी प्रोडक्ट थे, ज़रूरत का सामान था, उनके जो दाम थे ऑलमोस्ट डबल कर दिए उन्होंने। और उसके डबल करने की वजह से क्या हुआ, जब किसी गुड्स का या प्रोडक्ट के जो दाम थे, ज़रूरी चीज़ों के दाम थे, उनके जब वो ज़्यादा हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो किसकी जेब पर असर पड़ेगा? तो सीधे सीधे जो गरीब लोग थे उनकी जेब पर असर पड़ रहा था। अच्छा, और ऊपर से जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विच लेड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड। इसकी वजह से क्या हुआ? फूड की शॉर्टेज। क्रॉप फेल की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड। और इनकम टैक्स इन्होंने पहले से ही
काफ़ी तरह से बढ़ा दिया था। दूसरा ये था, शॉर्टेज ऑफ फूड तो थी, साथ में एक बीमारी, सोने पर सुहागा वाली बात जो कहते हैं ना, वो एक बुरे रूप में यहाँ आई कि एक बीमारी थी इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक इन्फ्लुएंजा की महामारी उस टाइम चल रही थी, जिसकी वजह से भारत में 13 मिलियन पीपल डाइट, यानी 13 मिलियन लोग सिर्फ इस बीमारी और इस शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से खत्म हो गए। अब आप लगाइए कितनी बुरे हालात थे उस टाइम। एक जो सबसे बड़ी समस्या उस टाइम आ रही थी वो थी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती सेना में भर्ती करा रहे थे। ये लोग क्या करते थे, जो इंडियन विलेजर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप लोग सेना में भर्ती हों, ताकि इनको सैनिकों की कमी पड़ रही थी, इनको वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें लड़ाने के लिए। एक अनुमान के हिसाब से अगर देखें, मतलब एक अनुमान के मुताबिक भारत से लगभग 10 लाख सैनिक थे, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे भारत के। उनमें से 60,000 लोग, 60,000 जो थे सैनिक, वो लाशों के रूप में वापस आए। 70,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हालात में आए। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि हजारों भारतीय सैनिक, जो इंडियन सैनिक थे, वो जो वॉर हुआ था उसमें लापता हो गए, जिनके बारे में कभी भी पता नहीं चला। तो आप लगाइए कितनी बुरी हालात थे। और यही वजह थी, बस इन्हीं जो परेशानियां थी, इन्हीं एक्सप्लोटेशन की वजह से भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट की ज़रूरत महसूस हुई। और एक नए, इन मूवमेंट्स की वजह से एक नए भारत का उदय हुआ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए, भारत में वापस आए, तब उन्होंने भारत में आने के बाद अपने पहले सबसे 3 पहले एक्सपेरिमेंट्स किए सत्याग्रह वाले, यानी सत्याग्रह के 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गांधी जी ने। और वो तीनों एक्सपेरिमेंट थे, एक तो चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद। ये 3 ऐसे सत्याग्रह थे जो गांधी जी के थे और ये सफल हुए थे। और हम कह सकते हैं कि ये सत्याग्रह वाले ये जो 3 मूवमेंट्स हैं, इन्हीं से ही गांधी जी ने इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें अपने कदम रखे थे या स्टार्टिंग की थी। तो आगे देखते हैं चंपारण मूवमेंट। गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री पास की थी इंग्लैंड से, और वहां से आने के बाद गांधी साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका, यानी वहां से आने के बाद गांधी साउथ अफ्रीका गए। और साउथ अफ्रीका जाने की वजह थी, एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। इनका नाम था अब्दुल्ला। उनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका गए थे। और ये बात है 1893 की, 1893 की, यानी कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी इसलिए गए थे कि जो गुजरात के व्यापारी थे उनका एक मुकदमा था अफ्रीका से, दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। और वहीं पर गांधी जी, उस टाइम गांधी जी की जो उम्र थी लगभग 24 ईयर्स थी। गांधी जी वहाँ काफ़ी समय तक वहाँ पर गांधी जी रहे। और 1893 में गांधी जी गए थे और वापस आए जनवरी 1915 में। अब आप लगा लीजिए कितने साल तक गांधी जी वहाँ रहे। और वहीं पर गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह किया था। यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन आया कि गांधी जी ने अपना पहला फर्स्ट जो सत्याग्रह था वो कहाँ लॉन्च किया था, कहाँ स्टार्ट किया था, तो गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह अफ्रीका में स्टार्ट किया था। उसके बाद गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, जनवरी 1915 में इंडिया वापस आ गए। और वहाँ आने के बाद, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उन्होंने भारत में अपने 3 प्रयोग किए, 3 एक्सपेरिमेंट्स किए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो हम सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था। चंपारण जो सत्याग्रह था वो 1917 में हुआ था। चंपारण जो है ये बिहार में पड़ता है, जो बिहार स्टेट है ये उसमें पड़ता है। अच्छा, यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या थी? वहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो किस बात से परेशान थे? इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह की थी कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या कर रखा था कि जैसे आपका कोई खेत है, ये आपका एक लैंड है जहाँ आप एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहाँ उन्होंने एक ये व्यवस्था बना रखी थी, कि ऐसा सिस्टम बना रखा था कि इसके लगभग 3/20 पार्ट्स पर, कितने पर? 3/20 पार्ट्स पर, इस वाले पार्ट्स पर आपको जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, इंडिगो, यानी आपको वहां पर इंडिगो कल्टीवेशन करनी ही करनी थी। ये वहां का सिस्टम बना रखा था।
और ये जो है लगभग ये 15% बैठता है, ये 15%, यानी 15% हिस्से पर पार्ट पर आपको नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन करनी ही करनी थी। और दूसरी बात ये थी कि किसान नहीं चाहता था कि अपनी ज़मीन पर, अपने खेतों पर वो नील की खेती करे, इंडिगो कल्टीवेशन करे, क्योंकि अगर एक बार इंडिगो कल्टीवेशन हो गई तो वो जो ज़मीन थी, वो लैंड जो है फर्टाइल नहीं रहती थी बहुत लंबे समय तक, उस पर कोई भी फसल अच्छी तरह से नहीं होती थी। तो इसलिए किसान नहीं चाहता था कि वो अपने खेतों में नील की खेती करे या इंडिगो कल्टीवेशन करे। अच्छा, अंग्रेज क्यों चाहते थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्यों चाहती थी कि इंडिगो कल्टीवेशन कराए? उसका एक रीज़न ये था कि जो इंडिगो है, हमारी इस इंडिगो की जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। यहाँ की जो इंडिगो थी बहुत चमकदार, अच्छी मानी जाती थी। वहाँ पर एक वोडो नाम का ट्री होता था, वोडो नाम का एक प्लांट होता था जिससे नील बनती थी, इंडिगो बनती थी, लेकिन बहुत अच्छी उनकी इंडिगो नहीं होती थी। तब वो चाहते थे कि भारत से हम इंडिगो लें और यूरोपियन मार्केट पर एक तरह से इस मैटर में कब्जा कर लें। तो वो वहाँ पर काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में इंडिगो की, इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिगो भारत में कराएं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि एक तो जबरन खेती कराई जा रही थी, दूसरी बात ये था कि उनसे जबरन वसूली भी की जा रही थी, उन जो फार्मर्स थे, वहाँ के जो पीजेंट्स थे। अब काफ़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक व्यक्ति जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, ये गांधी जी के पास गए, क्योंकि गांधी जी उस टाइम नए नए अफ्रीका से आए थे। काफ़ी नाम भी था, क्योंकि अफ्रीका में मजदूरों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह किया था। तो जब वो इंडिया आए तो ये रामचंद्र शुक्ल इनके पास गए। पहली बार में तो इन्हें गांधी जी ने मना कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार ये वहाँ गए, इन्होंने मनाया गांधी जी को, तो गांधी जी एग्री हो गए। और गांधी जी फिर कहाँ आते हैं? बिहार के चंपारण में गांधी जी वहाँ के किसानों की समस्या सुनने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ के किसानों ने अपनी आपबीती सुनाई, अपनी समस्याएं सुनाई, और गांधी जी एग्री हो गए। वहाँ के लोगों की तकलीफ देखकर गांधी जी एग्री हो गए उनका मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी ने उनका मुकदमा लड़ा, जो प्रॉब्लम थी उनको दूर कराया, सत्याग्रह किया वहाँ पर। और जो जबरन वसूली उन्होंने की थी, गांधी जी ने डिमांड की अंग्रेजों से कि हमें 50% जो वसूली आपने की है वो बैक चाहिए, रिफंड चाहिए, यानी वो पैसा हमें रिफंड चाहिए। लेकिन ये बात पूरी तरह से तय नहीं हुई और लगभग अंग्रेज एग्री हो गए, कॉलोनियल गवर्नमेंट एग्री हो गई 25% वापस देने पर। तो 25% सभी किसानों का वहाँ पर रिफंड कर दिया। तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था भारत में। हालांकि इससे पहले वो अफ्रीका में भी अपना एक सत्याग्रह कर चुके थे। वो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था, दैट वाज इन अफ्रीका। बट इफ वी टॉक अबाउट इन इंडिया, तो इंडिया में उनका जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10th की बात अगर हटा दी जाए तो इसके बाद भी कई सारे कंपटीशन में, जैसे कि IAS, PCS और SSC, बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है कि व्हाट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, तो दैट वाज इन चंपारण इन 1917। इसको, हाँ एक बात और, इसको ये जो 3/20 वाला जो सिस्टम है, इसको तिनकठिया सिस्टम भी बोला जाता है। तिनकठिया सिस्टम ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट वाज तिनकठिया सिस्टम। 1970 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये तो सफल हो गया था गांधी जी का, ये फर्स्ट सत्याग्रह। सेकंड सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो था खेड़ा, और ये जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने 1918 में किया था, 1918 में। और जो खेड़ा जगह है ये गुजरात में पड़ती है। अब इसमें जो जगह खेड़ा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी किसानों को, किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। पहला पॉइंट है फॉर रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम कर दिया जाए या फिर रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? उसकी वजह थी वहाँ की क्रॉप फेलियर, यानी वहाँ पर फसलें खराब हो गई थी। तो फसलों के नष्ट होने के बाद भी लगान में किसी भी तरह की छूट नहीं थी। बस वहाँ के किसान ये चाहते थे कि लगान में छूट होता। अच्छा, एक दिक्कत और वहाँ ये थी कि उस दौरान प्लेग और अकाल होकर के निपटा था। जो प्लेग एपिडेमिक था, प्लेग महामारी थी, एक बीमारी है, ये वहाँ पर होकर निपटी थी।
तो लोग वैसे ही काफ़ी परेशान थे, ऊपर से ये रेवेन्यू कलेक्शन का जो उन पर भार था वो दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा दे रहा था, जिसकी वजह से उनके पास पैसे तो बचे नहीं थे। तो जो वहाँ के पीजेंट्स थे, दे वर नॉट एबल टू पे, वो उसको दे ही नहीं पा रहे थे उसको। तो वो चाहते थे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो इसको रोक दे, हमसे किसी भी तरह का रेवेन्यू ना ले। देन व्हाट हैपेंड कि गांधी जी वेंट देयर एंड स्टार्टेड बिकम सेकंड सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या किया, वहां गए गांधी जी और उन्होंने सेकंड सत्याग्रह शुरू किया, और इसमें भी गांधी जी को सफलता हासिल हुई। तो ये गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह था जो कि सफल था। चंपारण 1917, खेड़ा 1918। नेक्स्ट जो सत्याग्रह था गांधी जी का वो था अहमदाबाद मिल मूवमेंट सत्याग्रह। इसको कॉटन मिल सत्याग्रह या कॉटन मिल मूवमेंट भी कहते हैं। ये जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। और ये हुआ क्यों था, तो ये जो मूवमेंट हुआ था ये हुआ था टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। जो वहाँ के जो मजदूर थे, कॉटन मिल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, परेशानी क्या थी, क्या जरूरत पड़ी इसकी आंदोलन की, तो उसकी वजह ये थी कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1919 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा हुआ। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी उसने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, जिस वजह से भारत में गरीबी आ गई। और उस गरीबी को दूर करने के लिए उस पैसे को जो कर्जा कॉलोनियल गवर्नमेंट का हो गया था लड़ाई में, तो वो चाहती थी कैसे ही करके भारत के लोगों से ही वो पैसा वसूला जाए। तो उसमें क्या हुआ कि जो गुड्स के जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए, दे वर इंक्रीजिंग, द प्राइसेस ऑफ द गुड्स वर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब उस वजह से क्या हुआ कि लोगों की जो पहुंच थी खाने पीने की चीजों पर, उनके जरूरी चीजों पर, वो कम हो गई। तो वो चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़ जाए, सो दे वर डिमांडिंग मोर वेजेस। वो जो मिल वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है वो बढ़ जाए, मिल मालिक उनकी वेतन बढ़ा दे। अब कितना चाहते थे मैं ये आपको बताता हूं। वर्कर चाहते थे कि उनकी सैलरी 50% ज्यादा हो जाए, 50% बढ़ जाए, मतलब आधी और उसमें जुड़ जाए। लेकिन जो मिल मालिक थे वो इस पर राजी नहीं हुए। उनका कहना यह था कि हम 50% आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, केवल 20%, यानी वी विल गिव यू ओनली 20% सैलरी मोर, सिर्फ 20% सैलरी बढ़ाएंगे। एक तो ये नाराजगी वर्कर्स के बीच थी। दूसरी ये थी कि उस वक्त प्लेग एपिडेमिक होकर के हुआ था, यानी जो प्लेग की जो बीमारी थी वो होकर के निपटी थी। काफी लाखों लोगों को उसने, मैंने बताया था, लाखों लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया था, लोग परेशान थे। तो उसको देखते हुए उस टाइम पर एक बोनस दिया जाता था, जो वर्कर्स थे उनको बोनस दिया जाता था, जिसको बोलते थे प्लेग बोनस। अब मिल मालिकों ने क्या किया कि 1918 में उस बोनस को भी खत्म करना चाहा। यानी उन्होंने कहा कि अब 1918 में कहा कि अब हम जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था उसको, प्लेग बोनस को अब हम बिल्कुल भी किसी मजदूर को नहीं देंगे। तो दो वजह हो गई, एक तो ये और एक ये। इस वजह से मिल मालिकों और वर्कर्स के बीच में काफी तनाव हो गया, और उस तनाव को दूर करने के लिए, मीडिएटर के रूप में काम करने के लिए या उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जब जो गए वो गए गांधी जी। और 1918 में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे, और उसके बाद मिल मालिकों ने उनकी बात को माना, लेकिन 50% की जगह 35% उनका वेतन मजदूरों का बढ़ा दिया गया। तो ये जो मूवमेंट था इसको कॉटन मिल मूवमेंट के नाम से ये हिस्ट्री में दर्ज है, और ये मैप के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इनमें से कभी कभी एक मूवमेंट पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ हुआ था, यानी यू हैव टू सेलेक्ट आउट दैट प्लेस। तो ये जो मूवमेंट थे गांधी जी के, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं। ये पहले 3 सत्याग्रह थे जो सफल रहे। रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो 19 मार्च 1919 को पास हुआ था, और इसको जो पास किया था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। हालांकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर इसके विरोध में थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये पास कर दिया गया। और इस कानून को जो बनाने का उनका उद्देश्य था, जो एम था, वो एम था अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस, यानी भारत के जो लोग थे उनकी जो आज़ादी थी, जो लिबर्टीज थी, उसको दबाना, उसको रोकना, उनको ख़त्म करना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उनका विरोध किया जाए।
तो उनको रिप्रेस करना चाहते थे, उसको भी दबाना चाहते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो उनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोके। तो उसके लिए उन्होंने एक सज़ा का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है, रॉलेट एक्ट को नहीं मानता है, तो उसको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। इफ एनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, अगर किसी भी तरह की क्रांतिकारी घटना पाई जाती है तो उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब उनका एम ही यही था कि किसी तरह से ये जो यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये सरकार के खिलाफ न जाएं, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ न जाएं। इसलिए उन्होंने इस तरह का कानून बनाया था। और ये जो कानून था उन्होंने मतलब एक तरह से उनका ये एम भी था कि दे वांट टू बिकम सो मच पावरफुल टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। और इस कानून ने, मतलब ये कानून ये इजाज़त देता था उनको, पुलिस को, इट अलाउड द पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट एनी पर्सन हु इज प्रोटेस्टिंग। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की योजनाओं के खिलाफ, सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। ये सीधे सीधे उनका कानून था। एक अजीब और ख़राब बात इसमें ये थी इस कानून में, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, मान लिया आप अपने ऊपर सोच करके देखिए कि अगर आप घूम रहे हैं और कॉलोनियल गवर्नमेंट के कुछ पुलिस वाले वहाँ आते हैं और आपको पकड़ कर ले जाते हैं, तो अभी तो नियम ये है कि अगर आपको कोई इस तरह से पकड़ कर ले जाता है तो यू आर हैविंग द राइट, आपको अधिकार है कि आप अपना वकील करें, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर मुकदमे में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। रॉलेट एक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर आपको ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश पुलिस ने अगर आपको पकड़ा है तो आपको ना तो आप वकील कर सकते थे अपना, और ना ही अपनी दलील भी रख सकते थे आप। किसी भी तरह की, मतलब एक कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि जिन अधिकारियों ने आपको पकड़ा है, जिन पुलिस वालों ने आपको पकड़ा है, उनका तक नाम आपको नहीं बताया जाता था। इस तरह का फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हुए, उसको छीनते हुए ये कानून बना था। तो इसी कानून को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा। ब्लैक एक्ट, काला कानून, गांधी ने इसको काला कानून कहा। अब ये जो कानून था, ये इतना खतरनाक कानून था कि किसी भी व्यक्ति को जेल में पहुंचा सकता था। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा, और गांधी जी ने इस कानून के विरोध में, इस कानून के प्रोटेस्ट में 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में एक मतलब इसका प्रोटेस्ट किया, इसको हड़ताल की इसके खिलाफ, ताकि ये कानून वापस लिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो भारत के बहुत सारे शहरों में रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, मतलब रैलीज निकाली गई इसके खिलाफ, स्ट्राइक की गई, शॉप क्लोज डाउन, दुकानें बंद की गई और लोगों ने अपने काम पर जाना बंद किया और हड़ताल में जाकर के बैठे। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, चाहे वो मतलब रेलवेज के कर्मचारी थे, वो स्ट्राइक पर चले गए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हुई जो गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये हों। अटैक्स ऑन बैंकों पर अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिस पर अटैक किया गया, यहाँ तक कि रेलवेज को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया गया। तो ये जो स्टार्टिंग थी, ये शुरू तो हुई थी हड़ताल से, लेकिन इसका एक बहुत भयावह रूप सामने आया, और इतनी ये जो एक्टिविटीज़ थी इतनी बढ़ गई कि दिल्ली, पंजाब, मुंबई, इन जगहों पर बहुत विद्रोह का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पंजाब में जो लोग विरोध कर रहे थे, जो क्रांतिकारी थे, उनमें से डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट के मतलब जो ये विरोध में स्ट्राइक कर रहे थे और धरने प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल, ध्यान रखना इसको, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। स्टूडेंट, आपने इस बाग के बारे में तो सुना होगा, जलियांवाला बाग। ये पंजाब के अमृतसर में है। तो मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में। ये एक ऐसा काला कानून था, ब्लैक एक्ट था अंग्रेजों का, कि कोई भी व्यक्ति अगर घूम रहा है तो उसको शक के आधार पर
ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाही उसको पकड़ सकते थे और जेल में डाल सकते थे। मतलब ये एक ऐसा कानून था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर थी कि वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दे और उस पर तमगा लगा दे कि ये ब्रिटिश हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। ये रॉलेट एक्ट था, तो इसमें किसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता था। अब इसी रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में अरेस्ट किया डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन को। ये 9 अप्रैल 1919 की बात है। 9 अप्रैल 1919 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि ये वहाँ के बहुत रेस्पेक्टेड और फेमस लीडर थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब का माहौल बहुत बिगड़ गया, बल्कि जो सिचुएशन थी वो हर कहीं वायलेंट सिचुएशन एवरीवेयर, हर कहीं जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत उग्र हालात हो गए। अब इसको दबाने के लिए एक तो ओ डायर और एक आर डायर, इसको आप समझ लें, ये बहुत ज़रूरी है। 2 डायर थे, एक का नाम था ओ डायर यानी माइकल ओ डायर और एक थे आर डायर। ये जो ओ डायर था ये पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ओ डायर पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो आर डायर था, इस ओ डायर ने आर डायर को भेजा, ये जो सिचुएशन बहुत वायलेंट हो गई थी ना, इसको दबाने के लिए कि तुम पंजाब जाओ और जा करके ये जो उग्रता के जो हालात बन रहे हैं आप उसको दबाओ। तो ओ डायर ने किसको भेजा? आर डायर को। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था वहां का ओ डायर, यानी जो मेन प्लानर था वो कौन था? ओ डायर था। इसने भेजा आर डायर को। जनरल आर डायर विद हिज ट्रूप्स एंटर्ड इन जलियांवाला बाग पार्क अमृतसर। यानी कि जो आर डायर था वो कहां पहुंचता है? ये जलियांवाला बाग जो मैंने बताया आपको, वहां पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचता है। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। ये जो बात है, जिस दिन आर डायर जलियांवाला बाग पार्क में अपने ट्रूप के साथ पहुंचता है, उस दिन डेट थी 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पार्क में जनरल आर डायर पहुंचता है। और उस दिन वहां पर एक त्योहार था, लोग काफ़ी भीड़ थी, बैसाखी का फेयर था। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, फसल के ऊपर ये एक त्योहार होता है, पंजाब में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो बैसाखी फेयर था, उस पार्क में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। अच्छा, वहीं पर लोगों की मीटिंग भी थी, लोगों को मीटिंग के लिए भी बुलाया गया था। अब कुछ लोगों को तो पता था कि मीटिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग ऐसे थे उनको पता ही नहीं था वहां पर मीटिंग होने वाली है, पब्लिक गैदरिंग होने वाली है। तो वहां पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बने हुए इस कानून का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ब्लैक एक्ट था, ये रॉलेट एक्ट, इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। अब वहां क्या होता है, जो आर डायर था, आर डायर क्लोज द एग्जिट पॉइंट एंड ऑर्डर टू ट्रूप टू फायर। आर डायर वहां पहुंचता है और उसका जो गेट था, उसके गेट पर आगे अपनी फोर्स लगा देता है अंदर जाकर के। अब वहां पर क्या होता है कि जो आर डायर था उसने एग्जिट पॉइंट क्लोज कर दिया और अपनी जो टुकड़ी थी, जो ट्रूप थी, उसको ऑर्डर किया फायरिंग करने के लिए। और लगातार उन्होंने वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 10 से 15 मिनट तक, 15 मिनट्स तक उन्होंने लगातार फायरिंग करी। और उस फायरिंग में लगभग अप्रोक्स 1000 पीपल डाइड, 1000 लोग मारे गए उस फायरिंग में। यानी लगातार 15 मिनट तक फायरिंग अगर करी जाए तो कितने लोग मारे जाएंगे? 1000 लोग मारे गए। लेकिन जो उस टाइम का जो गवर्नमेंट आंकड़ा था, सरकारी जो आंकड़ा था, उन्होंने बताया कि 379, यानी 379 जो लोग थे सिर्फ वही मरे। लेकिन जो बुक्स हैं आज की वो ये बताती हैं कि 1000, लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, कुछ घायल हुए थे बहुत सारे। अब देखिए आप, ये पार्क है यहाँ पर, और यहाँ इनकी ये जो फोर्स है यहाँ इकट्ठा मतलब आ जाती है। यहाँ पर एग्जिट पॉइंट पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सामने यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ था, यहाँ पर भाषणबाजी चल रही थी, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और यहाँ ये जगह जगह खाने पीने की दुकानें भी थी, एक कुआं भी था, लोग जान बचाने के लिए कुएं में भी कूदे थे। तो इन्होंने हज़ारों लोग यहाँ पर बेगुनाहों को मार दिया। एक राक्षसी प्रयास था जो इन्होंने यहाँ पर किया। अब क्या होता है, ये जो घटना हुई, इतने लोग मारे जाने के बाद पूरे देश का जो हालात थे बहुत ख़राब हुए। द ब्रूटैलिटी स्टन्ड इन द होल इंडिया। पूरा ही देश जो है इस क्रूरता से मतलब एक स्तब्ध रह गया, एक
भौचक्का रह गए एक तरह से कि ये हुआ क्या। फिर इसी गुस्से में रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड टाइटल। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने एक टाइटल दे रखा था, नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी, जिसको उन्होंने गुस्से में वापस कर दिया कि मैं इसको वापस करता हूँ। शंकर नायर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे, उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब क्या होता है, जब हर जगह से की जो मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, इसकी हर जगह एक खिलाफत होती है, आलोचना होती है, तो उसके लिए अंग्रेजों ने दिखावे के लिए एक हंटर कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया इन्होंने कि हम उसकी जांच कराते हैं ये सही हुआ या गलत हुआ। लॉर्ड विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में हंटर कमीशन बनता है, ये हंटर कमीशन बनता है। और इस हंटर कमीशन ने इसका काम क्या था, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग शूटिंग, यानी जलियांवाला बाग शूटिंग में गलती किसकी थी उसको जांच करने के लिए हंटर कमीशन बना। और इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, ये जो हंटर कमीशन था, इसने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी, मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि जो भीड़ पर गोली चलाई है, अनकंट्रोल्ड भीड़ पर गोली चलाना जरूरी था, यानी जनरल आर डायर ने जो गोलियां चलाई हैं वो सही किया है, क्योंकि भीड़ जो है अनकंट्रोल्ड थी। लेकिन फिर भी जो आर डायर ना, उसने भीड़ पर जरूरत से ज्यादा मतलब एक फोर्स का इस्तेमाल किया, जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। आर डायर को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब बर्खास्त करके वो पहुंचते हैं इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनकी ये बात आती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट देखते हैं क्या कहती है उनको। जैसे ही वो पार्लियामेंट पहुंचते, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें कहा सॉर्ड ऑफ ऑनर, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है सॉर्ड ऑफ ऑनर है, ये मान की तलवार है, मान है ये ब्रिटेन का। लॉइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी जो लॉर्ड सभा है वहाँ की पार्लियामेंट की, उसने कहा कि ये लॉइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। और जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे वहाँ के, उन्होंने इसको कहा, ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने, प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किसको कहा, आर डायर को। अब आप समझ लीजिए कितना दोगलापन था अंग्रेजों का, कि भारत में कुछ कह रहे हैं और ब्रिटेन में जाकर के उसको कितना सम्मान दिया जा रहा है जनरल आर डायर को। खिलाफत मूवमेंट, आइए जानते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या था। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की था, वो टर्की ब्रिटेन के ग्रुप से उसकी लड़ाई हो रही थी, युद्ध चल रहा था। अच्छा, ब्रिटेन के ग्रुप में जो थे, एक तो रसिया ब्रिटेन के ग्रुप में था, इटली था, फ्रांस था, यूएसए था, जापान था, लगभग 17 से ज़्यादा जो कंट्री थे वो ब्रिटेन के ग्रुप में थे, जिनसे लड़ाई चल रही थी ओटोमन एम्पायर की, जिसमें टर्की था। अब हुआ क्या, जब टर्की से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1914 से लेकर के 1919 के बीच में ये वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसमें हुआ क्या था कि भारत के मुसलमान इस बात से नाराज हुए कि इंग्लैंड टर्की से लड़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने जो भारत के जो मुसलमान थे उनको आश्वासन दिया था कि वो उनके जो रिलीजियस मैटर हैं, धार्मिक मामले हैं, उसमें किसी भी तरह का वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब वॉर समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तो उन्होंने ओटोमन एम्पायर का विघटन कर दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया, और जिससे कि वहाँ के जो भारत के मुसलमान थे वो बहुत नाराज़ हुए। और उन्होंने क्या किया कि एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई थी, उसमें 1920 में हुई थी ये ट्रीटी। इसमें क्या किया था उन्होंने, वहाँ के जो खलीफा थे, कैलिफ जिनको बोलते हैं, कैलिफ सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स, यानी ये पूरे जो वर्ल्ड के जो थे, उन वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे उनके खलीफा माने जाते थे, कैलिफ माने जाते थे। तो उन्होंने इस ट्रीटी में 1920 में इनको इनके पद से हटा दिया, यानी इनकी गद्दी से इनको उतार दिया, जिससे कि पूरे भारत के जो मुसलमान थे वो बहुत नाराज हुए। और उन्होंने नाराजगी की वजह से, उन्होंने इस अंग्रेजों की हरकत की वजह से उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, वो किया था 1919 में, और उसी का नाम था खिलाफत मूवमेंट, यानी खलीफा के लिए किया गया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। इसमें क्या था, वो चाहते थे कि जो खलीफा हैं उनको अंग्रेजों को दोबारा से वहीं पर बैठाना चाहिए और उनके जो रिलीजियस मैटर है उनसे दूर रहना चाहिए।
इस मूवमेंट को जो लॉन्च किया था वो किया था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई थे, इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। इन अली ब्रदर्स ने इनको स्टार्ट किया था। हालांकि इनके अलावा भी और मतलब लीडर थे उस टाइम के जो इसमें खिलाफत मूवमेंट में उनको साथ दे रहे थे, जैसे कि हकीम अजमल खां थे, अबुल कलाम थे, हजरत मोहानी थे, डॉक्टर अंसारी थे, वो भी इसमें साथ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट को। हालांकि मुस्लिमों में भी मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। नाम से तो ये लगता होगा इसने जरूर साथ दिया होगा। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस खिलाफत मूवमेंट को मना किया, बोले ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन की खिलाफत की, बोले नहीं, हम खिलाफत मूवमेंट में साथ नहीं देंगे। लेकिन जो अली ब्रदर्स थे वो महात्मा गांधी जी के पास गए, महात्मा गांधी से उन्होंने सपोर्ट मांगा। तो महात्मा गांधी हैड सपोर्टेड द मूवमेंट। बहुत दूर की सोचते थे महात्मा गांधी, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं खिलाफत मूवमेंट में आपका साथ दूंगा। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रिंग बोथ टुगेदर। क्योंकि वो चाहते थे, बोथ कौन? हिंदू और मुस्लिम। वो चाहते कि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक हो जाएं, और जब हिंदू मुस्लिम साथ में आ जाएंगे तो जो ब्रिटेन से आज़ादी लेना, यानी भारत को आज़ादी दिलाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर के लड़ेंगे। इसलिए महात्मा गांधी तलाश में थे इस तरह के मौके की, कोई ऐसा मौका आए और दोनों को एक साथ लेकर के आऊं। आफ्टर सम टाइम खिलाफत मूवमेंट मर्ज्ड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी उस टाइम गांधी जी चाह रहे थे एक नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करने की, और उन्होंने 1 अगस्त 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही आगे चल करके ये जो खिलाफत मूवमेंट था वो हिस्सा बन गया। यानी ये मर्ज हो गया, खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो गया किसमें? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो ये बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर था हिंदू मुस्लिम एकता का। ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, क्योंकि ये चरम पर थी, इनकी जो मोहब्बत थी आपस में वो चरम पर थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। और ये जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और इसके स्टार्ट करने की जो वजह थी वो एक तो खिलाफत मूवमेंट का मैटर था, दूसरा ये था कि जो अमृतसर में, पंजाब में बहुत एक कायराना व्यवहार जो बिहेव किया गया था, बहुत सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया था, एक वो वजह थी। दूसरा ये था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी वजह से वो मतलब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उन अधिकारियों को भी ठीक तरह से सजा नहीं दी गई थी। तो इस वजह से गुस्से में गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। और गांधी जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर हमें भारत को आज़ाद कराना है, ये गांधी जी का नारा था। तो ये क्या था? ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, एक प्रस्ताव पास हुआ था कैलकाटा सेशन में। यानी कांग्रेस के जो हर साल सत्र हुआ करते थे, सेशन हुआ करते थे, तो जो 1920 में कैलकाटा सेशन हुआ था उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि हम उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। और इसमें बात रखी गई कि हम इसमें करेंगे क्या। साथ में इसमें लिखा गया कि बॉयकॉट करना है हमें, उनके जो अंग्रेजों के बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना है। जैसे कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, यानी जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना। कोर्ट्स, अदालतों का बहिष्कार करना। टाइटल्स का जो उपाधियां दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय नेताओं को रिझाने के लिए, उन टाइटल्स का हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स, यानी जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जॉब कर रहे हैं वो अपनी अपनी जॉब छोड़ेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि ऐसा लोगों ने करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी रिनाउंस द केसर हिंद। महात्मा गांधी को एक टाइटल मिला था केसर हिंद का, तो केसर हिंद जो उनका टाइटल था उन्होंने उसको रिनाउंस कर दिया, उन्होंने उसको वापस कर दिया। और एक व्यक्ति थे जमना लाल बजाज, उन्हें एक टाइटल मिला हुआ था राय बहादुर का, उन्होंने राय बहादुर का जो टाइटल था उसको भी उन्होंने लौटा दिया। बोले इसका कोई मतलब अब नहीं बचता। आइए देखते हैं कि शहरों में इस मूवमेंट ने किस तरह से तेजी पकड़ी। मूवमेंट्स इन टाउन्स, द टीचर्स एंड हेडमास्टर्स रिजाइंड। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूलों में जो टीचर्स और हेडमास्टर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। हजारों जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनको छोड़ दिया। बॉयकॉटेड इलेक्शन, यानी चुनावों का बहिष्कार किया गया।
बॉयकॉट किया गया, वो जो फॉरेन गुड्स थे उसका बॉयकॉट किया गया, लीकर शॉप्स को बॉयकॉट किया गया, लॉयर स्टॉप्ड दियर लीगल प्रैक्टिसेस, यानी जो भारत के जो लॉयर थे उन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिसेस थी जो उनके कोर्ट में की जाती थी उनको ख़त्म कर दिया। जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने क्या किया, जो कोर्ट था उसका बॉयकॉट कर दिया। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड, और जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया। हालत ये हुई, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इतना असर पड़ा कि जो उसका इम्पोर्ट था फॉरेन क्लॉथ्स का, जो इंग्लैंड से कपड़े यहाँ आते थे वो आधा रह गया। यानी जितना वो लाते थे यहाँ पर उसका आधा ला रहे थे अब, क्योंकि लोगों ने उनको पहनना बंद कर दिया था। अब आधा क्या हुआ कि पहले जो लाते थे वो 102 यानी 102 करोड़ 102 करोड़ का उनका इंपोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का, और वो क्या हुआ 1921 में इतना था 102, और 1922 तक ये 57 करोड़ रह गया, यानी आधा हो गया। अब समझ लीजिए कि इस बॉयकॉट जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इससे कितना बड़ा उनके बिजनेस पर असर पड़ा। लेकिन होता क्या है कि जब कोई आंदोलन तेजी पकड़ता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो चालाकियां होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो उसको स्टॉप करा ही देती हैं। अच्छा, हुआ क्या कि वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन द टाउन्स, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में, टाउन्स में स्लो कैसे पड़ गया। बहुत तेजी से जैसे वो उठा था कि कपड़ों का जो व्यापार था, इंपोर्ट था, वो आधा रह गया, लेकिन धीरे धीरे वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्लो होने लगा। उसका रीज़न क्या था? एक रीज़न तो ये था कि बिकॉज खादी क्लॉथ वॉज मोर एक्सपेंसिव। लोगों ने क्या किया था पहले कि जो अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े थे उनका बहिष्कार करके, बॉयकॉट करके, जो भारत में बन रहे थे खादी वाले उसको पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन हैंडमेड जो थे, ये खादी वाले जो थे, ये महंगे पड़ते थे उनके मुकाबले। तो लोगों ने क्या किया, एक्सपेंसिव होने की वजह से जो पुअर लोग थे, पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, उन्होंने वो अफोर्ड नहीं कर पाए खादी को, उन्होंने वही पहनना शुरू कर दिया जो फॉरेन क्लॉथ थी। लॉयर्स ज्वाइंट गवर्नमेंट कोर्ट्स, जो लॉयर्स थे उन्होंने दोबारा से कोर्ट को मतलब ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट एंड टीचर ज्वाइन द स्कूल कॉलेजेस, जो स्टूडेंट और टीचर्स थे उन्होंने भी स्कूल को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। उसका रीजन एक ये था कि लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो भारत के खुद के जो इंस्टीट्यूशन थे, जो भारतीयों के स्कूल थे वो कमी थे। हालांकि नॉन कॉपरेशन के वक्त बहुत सारे जो स्कूल थे वो भारतीयों ने खोले, जैसे कि काशी विद्यापीठ बनारस में 1920 में खोला गया, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में खोला गया, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में हुआ, ये नेशनल कॉलेज कैलकाटा में बना, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह बहुत सारे कॉलेजेस बने। लेकिन फिर भी इतने नहीं बन पाए कि जो भारत के जो स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, वो उसको ज्वाइन कर पाए। इसलिए उन्होंने दोबारा से जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उनको ज्वाइन कर लिया। अब साथ में हुआ क्या कि अच्छा खासा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन उसके साथ ही एक इंसिडेंट हुई जिसको कहते हैं हम चोरी चोरा इंसिडेंट। ये नॉन कॉपरेशन के वक्त ही हुई थी। हुआ क्या था उसमें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1921 में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था जो हर साल होता था। तो 1921 में ये डिसाइड किया गया था कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब हम अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। लेकिन हुआ क्या, बट बिफोर लॉन्चिंग देयर वाज अ इंसिडेंट, लेकिन इसके लॉन्च होने से पहले एक घटना हो गई जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो था वो एट द टाइम स्टार्ट नहीं कर पाए। घटना क्या थी कि एक रैली निकल रही थी, इस तरह से एक रैली जा रही थी, और रैली क्या थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रैली थी, भीड़ जा रही थी। आ गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं वहाँ के। तो वहाँ पर एक चौकी थी अंग्रेजों की, पुलिस चौकी थी, वहाँ से भीड़ निकल के जा रही थी। अब रैली में क्या हुआ कि जो पुलिस थी उस पुलिस ने फायर किया, पुलिसमैन जो थे वहाँ के, फायर अपॉन प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भीड़ में उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन पर पुलिस ने फायर कर दिया।
बात है ये 5 फ़रवरी 1922 की गोरखपुर में, जब उन्होंने उन पर फायर कर दिया तो भीड़ ने भी जवाब दिया। यानी जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, पुलिस ने जब उन पर अटैक मतलब फायर किया तो 3 सिविलियंस मारे गए, 3 लोग उसमें मारे गए। डिमॉन्स्ट्रेटर्स अटैक्ड एंड सेट एंड फायर टू पुलिस स्टेशन, और उन्होंने भी क्या किया, जो पुलिस स्टेशन था उस पर आग लगा दी, और आग लगाने से वहाँ क्या हुआ, जो 22 पुलिसमैन थे वो उसके अंदर ही जल करके मर गए। तो इस घटना से 3 तो सिविलियन मारे गए और 22 पुलिसमैन मारे गए। तो इस वजह से ये जो घटना थी, इस घटना ने क्या हुआ कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी विथड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? क्योंकि गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, और वो आइडियोलॉजी थी कि महात्मा गांधी फॉलोड नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन वायलेंट मेथड। यानी वो चाहते थे कि कोई भी आंदोलन हो तो उस आंदोलन से किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो इंडियन हो। तो उनका जो नॉन वायलेंस का तरीका था, जो मेथड था, वो उसको अपनाते थे। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसी वजह से स्टार्ट हुआ था कि कोई भी किसी भी तरह का, किसी की जान माल का किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि 5 फ़रवरी को लगभग 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन मारे गए। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको अब बंद करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। ये मैप में भी आता है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ कहाँ किया था, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में। अब क्या होता है, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अंग्रेजों को एक मौका मिल गया पकड़ने का। तो ऑन 10 मार्च महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड। महात्मा गांधी को 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल के लिए 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 6 साल के लिए उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन उनकी खराब हालत को देखते हुए, इल हालत को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए 1924 में उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो घटना थी, इस घटना ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या था, ये क्यों बना, आइए जानते हैं। 1919 के एक्ट में एक प्रोविजन किया गया था। उस प्रोविजन में ये था कि हर 10 साल में एक कमीशन बनेगा जो इंडियन कानून की जांच करेगा और ये बताएगा कि इस कानून में कोई बदलाव करने की जरूरत तो नहीं है, और अगर बदलाव करने की जरूरत है तो उसको बदलाव किया जाए। इसकी सिफारिश ये जो कमीशन है वो करेगा। इसलिए इस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका आप ध्यान रखेंगे, 8 नवंबर 1927 को फॉर्मेशन हुआ था, बना था साइमन कमीशन। और इसमें जो मेंबर रखे गए थे वो 7 मेंबर्स थे। यानी टोटल कितने मेंबर्स थे, आप इसको ध्यान रखेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन दैट, 7 मेंबर्स। और ये इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया, क्योंकि इन्होंने इसकी चेयरमैनशिप की थी। जब ये जो कमीशन था बन गया, तब ये 3 फरवरी यानी 3 फ़रवरी 1928 को भारत में आया। यानी आप देखें कि इसका जो फॉर्मेशन ये बना था 1927 में, और 28 में ये भारत में आया। चेयरमैन थे इसके सर जॉन साइमन। जैसे ये भारत में आया, यानी ये मुंबई में आया, जैसे ये भारत में आया, इसका बहुत ही भारी मात्रा में विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोटेस्ट किया गया। क्योंकि इसका काम तो था स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी संवैधानिक सुधारों का जो ज़रूरत थी उसकी स्टडी करना। क्या यहाँ पर कोई ज़रूरत तो नहीं है रिफॉर्म्स की? लेकिन जैसे ये भारत में एंट्री करता है, इसका बहुत एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है, हर जगह प्रोटेस्ट होता है देश के कोने कोनों में। उसका रीज़न था कि क्योंकि इसमें नो इंडियंस, कोई भी इस मेंबर्स में, यानी ये जो 7 मेंबर्स हैं, इन 7 मेंबर्स में कोई भी इंडियंस नहीं था। अब भारत के कानून की जांच हो रही है, भारत के कानून में सुधार की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो भारतीयों को तो होना ज़रूरी था ना। इन्होंने किसी भी भारतीय को नहीं मतलब लिया उसमें। तो जब भारतीयों को नहीं लिया तब इसका बड़ी एक मात्रा में विरोध हुआ। इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। बोले ये सफ़ेद लोगों का ही एक कमीशन है, इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कुछ स्लोगन दिए, कुछ मतलब बहुत विरोध के साथ कहा कि साइमन कमीशन गो बैक। ये इन्होंने अपनी तख्तियों पर लिख करके, जैसा कि देखो जो इसमें इमेज दे रखी है, इस इमेज में लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन गो बैक।
तो इस तरह के उन्होंने नारे दिए कि साइमन कमीशन गो बैक। अब उनका प्रोटेस्ट करने की वजह से पुलिस ने जो है लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज में क्या हुआ कि ये पंजाब के जो फेमस लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था, 31 अक्टूबर 1928 को पुलिस की लाठियों की वजह से इनके सर में बहुत चोटें आईं और उन चोटों की वजह से लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 यानी कि 31 अक्टूबर 1928 को पुलिस की लाठियों से ये घायल हो गए और जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इनकी जब ये इनकी डेथ हुई थी तब गांधी जी ने इनके बारे में कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया, यानी भारत मतलब जो भारत का जो सोलर सिस्टम है उसका एक सितारा डूब गया। दांडी मार्च क्या था? ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। अब ये था क्या? महात्मा गांधी प्रोटेस्ट सॉल्ट लॉ, यानी महात्मा गांधी जी ने जो सॉल्ट लॉ था उसका प्रोटेस्ट किया था। अब ये सॉल्ट लॉ था क्या? इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने नमक बनाने का और बेचने का जो अधिकार था बस सरकार का था। मतलब सरकार ने ये कहा था कि नमक को बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ हमारा है, लोग इसको नहीं बना सकते थे। यानी लोगों को मना किया गया था कि आप नमक नहीं बनाओगे। अब इसका असर क्या हुआ कि लोगों को ऊंची कीमतों पर दुकानों से खरीदना पड़ता था, जिसका काफी विरोध हुआ और इसीलिए गांधी जी ने जो दांडी मार्च था और जो प्रोटेस्ट था इसका सॉल्ट लॉ का वो किया। अब इसमें क्या था कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम, यानी जो साबरमती आश्रम था गांधी जी का, वहां से एक जर्नी स्टार्ट करी। कब? 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक जर्नी स्टार्ट करी। कहाँ के लिए? दांडी तक के लिए। और ये जो इनकी जो यात्रा थी उसमें इस यात्रा में इनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे। 78 यानी 78 लोग इनके साथ थे वॉलंटियर्स। 78 लोगों के साथ इन्होंने ये स्टार्ट किया था और लगभग 24 डेज तक ये यात्रा इन्होंने की। कहाँ पहुंचने के लिए? साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक पहुंचने के लिए 24 दिन की तो इन्होंने लगातार यात्रा करी। दिन 12 मार्च का था और 78 लोग इनके साथ थे। अब ये जो यात्रा थी इनकी लगभग 240 माइल्स यानी 240 मील की इन्होंने यात्रा करी। कहाँ तक? साबरमती से दांडी पहुंचने तक, जो बैठता है लगभग 390 किलोमीटर। यानी 390 किलोमीटर तक इन्होंने यात्रा करी और पहुंचते हैं ये कहाँ? दांडी पहुंचते हैं 78 वॉलंटियर्स के साथ। 12 मार्च को चले थे। 24 डेज लगातार इन्होंने यात्रा करी थी, जो लगभग 240 माइल्स यानी 390 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुंचती हैं? दांडी। और जब ये दांडी पहुंचते हैं तो उस वक्त जो डेट थी वो थी 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंच जाते हैं। और वहाँ दांडी में जाकर के ये क्या करते हैं, लगभग 50,000 जो लोग थे वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे दांडी में आने का। गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल को गांधी जी ने अपने मुट्ठी में नमक उठाया, ब्रॉक सॉल्ट लॉ, और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया कि देखो मैंने आपका जो सॉल्ट लॉ था, जो कानून था, उसको तोड़ दिया है। अब उसी दिन, जिस दिन गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, उसी दिन गांधी जी ने ये भी ऐलान किया कि फ्रॉम टुडे, आज से ही सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। यानी कि 6 अप्रैल को सिविल डिसओबीडियंस स्टार्टेड फ्रॉम हियर। गांधी जी ने ये ऐलान कर दिया कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर डेट आया कि कब, तो 6 अप्रैल को। देखिए बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ आ रहे हैं, जो मैंने बताए थे 78, और लगातार 24 डेज पैदल चले ये। और यहाँ पर गांधी जी नमक उठा रहे हैं, सॉल्ट लॉ जो था उसको ब्रेक कर रहे हैं। ये गांधी जी का जो था वो दांडी मार्च था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इनको गोलमेज सम्मेलन भी बोलते हैं। राउंड
टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? असल में हुआ क्या था कि जो गांधी जी की जो नमक यात्रा थी, जो दांडी मार्च थी, दांडी मार्च के बाद अंग्रेजों को ये एहसास होने लगा कि अब हमारी जो सत्ता है वो भारत में बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों को, जो इंडियंस हैं, उनको भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उनमें, सरकार में इनको कुछ पार्टिसिपेट किया जाए इनके साथ। इसलिए इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी लंदन में, जिसको बोलते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये हुई थी लंदन में। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भारतीयों को बुलाया गया था बात करने के लिए। देखिए इस फिगर में मैंने यहाँ दिखाया है, ये एक राउंड कॉन्फ्रेंस है इस तरह से, और इसमें भारत के लीडर्स को बुलवाया गया था। तो ये जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, ये हुई थी 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को लंदन में, लंदन के जो सेंट जेम्स प्लेस था उसमें, महल में ये हुई थी। और इस जो पहली आरटीसी हुई थी, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 89 मेंबर्स थे टोटल। यानी टोटल 89 मेंबर्स इसमें बैठे थे। और इसमें भारत से जो गए थे, अंबेडकर गए थे, अंबेडकर भारत से गए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भारत की तरफ से थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यानी गांधी जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट वाली में नहीं गए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर, यानी कि 7 जो सितंबर है, 7 सितंबर 1931 को लंदन में ही होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में 31 मेंबर्स शामिल थे। ये भी वहीं हुई थी सेंट जेम्स प्लेस पर। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, गांधी जी इस वाली कॉन्फ्रेंस में गए थे, और अंबेडकर इसमें भी थे। गांधी जी जो इस कॉन्फ्रेंस में गए थे, देखिए मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड वाली में हिस्सा लेने के लिए एक जहाज से गए थे। उस जहाज का नाम था SS राजपूताना। ये क्वेश्चन एक बार IAS में आ चुका है कि गांधी जी किस जहाज, समुद्री जहाज से ब्रिटिश मतलब जो सेंट जेम्स प्लेस था लंदन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। तो वो कौन सा था? SS राजपूताना। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी, एनी बेसेंट थी, मदन मोहन मालवीय थे, और अंबेडकर इस वाली कॉन्फ्रेंस में भी थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अंबेडकर पहुंचे थे। थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो 17 नवंबर 1932 को होती है, और लगभग 24 दिसंबर तक चलती है। इसमें जो मेंबर्स थे टोटल, वो थे 46। ये भी वहीं हुई थी सेंट जेम्स प्लेस लंदन में। और इसमें गांधी जी ने आने को मना कर दिया, यानी इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में भी अंबेडकर पहुंचे थे। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि अंबेडकर ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, तो तीनों में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया? तो केवल सेकंड में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, जिसमें गांधी जी पहुंचे थे। हालांकि वहाँ जिस वजह से गांधी जी को बुलाया था वो वजह पूरी नहीं हुई थी, और गांधी जी ने उनकी जो बात थी वो मानने से इनकार कर दिया था और खाली हाथ वापस आ गए थे। और गांधी जी ने कहा भी था कि मैं खाली हाथ लौटा जरूर हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ये गांधी जी का कथन था उस टाइम का। तो इस तरह से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं।